चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है राष्ट्रीय स्तर की जितनी घटनाएं यूपीएससी ने या आईएएस में पूछा गया 1995 से लेके 2023 तक, वो सब घटनाएं दोस्तों, उस सब का वीडियोज आज डालेंगे दोस्तों, मतलब अपलोड करेंगे। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और जो है इकोनॉमी और कंप्रीहेंशन का 1995 से 2023 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। दोस्तों एक बात और है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर की केवल घटनाएं होंगी दोस्तों, और राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वपूर्ण घटना है जो भविष्य में पूछा जा सकता है उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो इनरिलेवेंट हो गई है, कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि उसको पढ़ने का मतलब नहीं। दोस्तों कुछ लोग कमेंट किए थे कि आप जो है पूरी विस्तृत जो है इस एक्सप्लेनेशन कीजिए, मतलब उत्तर का पूरा विस्तृत बताइए। देखिए दोस्तों, मैं विस्तृत ही बताता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तृत करने का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ना दोस्तों, बस इसलिए चला रहा हूँ कि आप यूपीएससी के 1995 से 2023 तक जो प्रश्न आए हैं और जो उत्तर है, और थोड़ा विस्तृत मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ आप जान जाए। बहुत विस्तृत में दोस्तों बहुत लंबा लंबा वीडियोज बनेगा, और वो वैसा भी एक मैं वीडियोज लाऊंगा दोस्तों जिसमें बहुत विस्तृत तरीके से उत्तरों का एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो यूपीएससी में भविष्य में जिस पर प्रश्न बन सकते हैं। तो उसका भी जल्दी वीडियो आएगा दोस्तों। पहले हम लोग ये 1995 से लेकर 2023 तक ये देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न आए कैसे हैं, कैसे प्रश्न आए, उनका उत्तर क्या हो सकता है, और भविष्य में उनसे प्रश्न बनने की जो संभावना है उसको भी मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आ जाइए। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं होंगे उनको हम छोड़ते जाएंगे, बस पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, पहला दिया है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए, जिसमें ये कब पूछा है दोस्तों, 1995 में। ये देखिए, ये नीला वाला दिखा है अंत में, ये देख लीजिए, ये 1995 ये रहा दोस्तों, 1995 में पूछा है। नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए, जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटका राज्य विधानसभा के लिए हुए निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण दिए गए। राजनीतिक दल जनता से प्राप्तियों की सीटों की संख्या और मतों का प्रतिशत। दोस्तों अब ऐसा कोई क्वेश्चन प्रश्न अभी भविष्य में कभी नहीं पूछा जाता है कि कौन जनता दल को कितना सीटें मिली, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आता है दोस्तों। मतदान विश्लेषण के मतदान सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति को अपनाने का कारण माना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब पहले आओ पाओ। मतलब जो है, जो चुनाव अगर होता है तो वहाँ दोस्तों हमारे यहाँ कोई भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव छोड़ के दोस्तों, जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है दोस्तों, उसमें आपको कितना वोट मिला इससे कोई मतलब नहीं है। 50% से अधिक वोट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कितना वोट मिला इससे कोई जरूरत नहीं है। आपको जो आपके विपक्षी दल है उससे ज्यादा वोट मिलना चाहिए, आप चुनाव जीत जाएंगे, विजेता घोषित हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने विपक्षी दल से ज्यादा वोट लाना होता है। आप 10% ही वोट पाइए, 5% वोट पाइए, चलेगा, लेकिन आपको विपक्षी दल से जो है ज्यादा वोट लाना होगा। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको याद रखिए दोस्तों। दूसरा, भारतीय पूंजी बाजार घोटाला को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है। सेबी को, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, आईसीआईसी बैंक को। बताइए दोस्तों, अगर कोई घोटाला हो रहा है उसको रोकने के लिए किसको जो है शक्तियां सौंपी गई है। ये दोस्तों रिलेवेंट प्रश्न हो गया 1995 का, इसको छोड़ देते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने सन 1994 की अवधि में इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया कि वह उपग्रह बना सकता है गुप्त। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न आने वाले नहीं है, तो इसलिए ज्यादा इस पर 1994 में भारत ने, तो इसको भी छोड़ दीजिए दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। चौथा, भारत में 1996 में कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था, इसको भी नहीं आने की संभावना है दोस्तों। ये उस समय का करंट अफेयर्स है, तो उस समय पूछा है, 1996 में पूछा है, तो इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, तो हम पढ़ के क्या टाइम बर्बाद करके करेंगे। पांचवा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा आधुनिक टैंक है दोस्तों। आधुनिक टैंक, अब तो बहुत आधुनिक टैंक अब बन गए, 1996 में पूछा है दोस्तों, तो इसको भी छोड़िए। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत सकल की औसत दर वर्तमान का किस प्रतिशत का आकलन करती है, यह भी छोड़िए। विश्व व्यापार संगठन का 1996 के मंत्री सम्मेलन, यह भी छोड़ दीजिए दोस्तों। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य ने 1996 में माता पिता का भरण, यह भी छोड़िए दोस्तों। अब उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स का,
इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस उस समय करंट में था तो ये पूछा गया था। 9वां, सन 1997 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था, इसको भी छोड़िए दोस्तों, क्या मतलब है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा दल संयुक्त मोर्चा 1970 में भाग नहीं लिया, अभी छोड़ दीजिए। रूसी अंतरिक्ष स्टेशन में भी अभी छोड़ दीजिए। श्रीलंका सरकार और तमिल संयुक्त मोर्चा, मुक्ति मोर्चा दूसरे उग्रवादी समूह का प्रतिनिधियों के बीच वार्ता, ये अभी छोड़ दीजिए। एक राष्ट्रीय दैनिक कितना, ये भी छोड़ दीजिए। दिए गए मानचित्र में चिन्हित किया गया इंडियन, ये दोस्तों उस समय की वर्तमान की घटनाएं हैं, तो उससे क्या मतलब है हमारा। बस ये जानिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। दोस्तों इसका सिलेबस में बोला है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो इसका सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें क्या कहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करता है दोस्तों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करता है, समझ रहे हैं ना। तो राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वपूर्ण घटना होती है उसको पूछ सकता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला आ जाइए दोस्तों 15, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1999 में, यह भी छोड़ दीजिए। जनवरी 2002 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अस्थायी बैठक, इसको भी छोड़िए दोस्तों। स्वर्ण जयंती शहरी योजना का आयोग स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1 दिसंबर 1997 में लागू हुई, उद्देश्य शहरी गरीबी अथवा अल्प बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। स्वर्ण जयंती दोस्तों अभी भी इसका कहीं कहीं बात आती रहती है, और ये भविष्य में रोजगार से संबंधित मेंस में भी लिखने का काम आ जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997 में शुरू की गई थी। इसमें नेहरू रोजगार योजना शामिल है। पहला, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम भी शामिल है दोस्तों। प्रधानमंत्री एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है, तो सी वाला भी शामिल है। ये डी वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शामिल नहीं है, ठीक। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997 में चालू किया गया। इसमें नेहरू रोजगार योजना, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल है। 2000 में पूछा गया था। दिसंबर 1900 में संपन्न WTO, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। 1997 में अगर WTO का सम्मेलन हुआ तो आज उसका क्या रिलेवेंट है, कुछ नहीं। नीचे दिए गए आलेख में महीने संवेदी सूचकांक, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा जो महत्वपूर्ण हो सकता है या भविष्य में आने की संभावना। ये सब क्वेश्चन मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि आपको पता रहे कि क्वेश्चन आते कैसे। दोस्तों होता क्या है ना कि जब घटनाएं जो महत्वपूर्ण हो जाती है उस समय, जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर की घटना खूब चर्चा में आ गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना चर्चा में आ गई, तो उसको जो है पूछ दिया जाता है दोस्तों। उसको क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमानी आलेख से निकाला जा सकता है। यह भी वही है दोस्तों, इसको भी छोड़िए। भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक WPI की नई श्रृंखला, इसको भी छोड़ दीजिए दोस्तों। सरकारी संघीय बजट 2000 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण, इसको भी छोड़िए। दीप सेन गुप्ता ये समिति बनाई गई थी, इसका भी अब कोई मतलब नहीं रहा। जब इनेक्स लॉन्च किया गया, इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु, इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। किस रूप में प्रतिष्ठित है, इसका भी साईनाथ, ये सब, इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। अगला दोस्तों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। अगला दोस्तों क्या है, अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2000 में कर्नाटका में आयोजित 7वां कोई जीता है दोस्तों उस समय 2000। अब इसका दोस्तों कोई मतलब नहीं रहा। थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में नई WPI होता क्या है दोस्तों, इसको आप जाके थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दोनों दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से जाके वहीं से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है।
तो WPI थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। देख लेना कई बार इसका क्वेश्चन पूछ दिया इस पर। 2001 के दौरान प्रमुख शेयर बाजारों में कारोबार करने वाला बाजार था। इसको भी छोड़िए। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है? ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछता है, तो ऐसा भविष्य में वर्तमान में देख लीजिए। भारत की विदेशी ऋण मार्च 2000 में अंत में इतना मिलियन डॉलर से बढ़कर मार्च 2001 के अंतर्गत इतना मिलियन हो गई। इसको भी छोड़िए दोस्तों। उस समय का उपलब्धि, चिन्ना पर कावेरी ठाकुर, ये सब किससे संबंधित है? तो इसका भी कोई आने की संभावना नहीं है। वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष के उत्पाद शुल्क की घोषणा की। इसको भी छोड़िए। 34वां, वर्ष 2001 में जर्मनी ने भारत को 32 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। इसको भी छोड़ दीजिए। अब ये दोस्तों थोड़ा सा ये सही है, इसको देख लीजिए। वाधवा आयोग, लिब्राम आयोग, श्री कृष्ण आयोग, जैन आयोग, इसमें से एक आध आयोग दोस्तों कभी कभी रिपीटेशन में आ जाए तो पूछ सकता है, तो थोड़ा सा बस इसको ध्यान दे लेना है। वाधवा आयोग दोस्तों ग्वा स्टेट्स की हत्या से संबंधित है। वाधवा आयोग ग्वा स्टेट्स की हत्या से संबंधित है। ए का 2 हो जाएगा दोस्तों। लिब्रान आयोग अयोध्या स्थित धार्मिक ढांचे का विध्वंस है। लिब्रान आयोग जो है अयोध्या स्थित धार्मिक ढांचे का विध्वंस दिवाने के लिए बनाया गया था दोस्तों। सी हो जाएगा। और बी का 3रा हो जाएगा। और श्री कृष्ण आयोग दोस्तों 1993 में मुंबई में हुए दंगों के लिए है। और जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या के लिए। ठीक, तो ये हो गया। प्रारूप विधेयक 2001 का स्थान लेगा, छोड़िए इसको। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। और जीडीपी के स्थिर कीमतों, इसको भी छोड़ दीजिए। वर्ष 2001 में भारत के कुल निर्यात की मान इतना प्रतिशत झुकाव इतना। निर्यात आयात जो है, देखिए दोस्तों, भारत का निर्यात लगातार 10 वर्षों में क्या रहा है, किस देश के साथ अधिक रहा, आयात किस देश के साथ अधिक रहा, किस वस्तु का निर्यात अधिक किया गया, ये सब थोड़ा सा जानकारी आप जो है करंट अफेयर्स जो वर्तमान में है उसको देख लीजिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। वर्ष 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में रुपया मानांक में कौन सा शीर्षस्थ था? मतलब किसमें जो है आयात की गई, तो किसमें रुपया जो है अधिक लगा, तो ये दोस्तों कौन सा मतलब अधिक आयात किया गया, तो इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निजी क्षेत्र के बैंक में भारतीय संपर्कों, तो इसको भी हटाइए दोस्तों। 41 का न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसको भी आने की संभावना नहीं है दोस्तों, पुराना हो चुका है क्वेश्चन। 42 का निम्न में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2001 में पूछा है दोस्तों। अब 2023 का जानिए, 23-24 का जानिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, तो इसका भी कोई महत्व नहीं रहा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पूछा जा सकता है भविष्य में उसको हम ध्यान देंगे, न कि जो नहीं पूछा जा सकता उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ष 2002 में भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रशासन तथा प्रबंधन विज्ञापन विशिष्ट के लिए किसे पुरस्कृत किया? या अभी छोड़िए। रेमन मैग्नेसेस से पुरस्कृत संदीप पांडे कर्मठ। रेमन मैग्नेसेस किसको दिया जाता है दोस्तों? वर्तमान में किसको दिया गया है ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। सीपी जैन उच्च अधिकारी संस्था, ये अभी छोड़ दीजिए, अभी इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। दिसंबर 2046 का दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली घोषणा पर निम्न में से कौन से हस्ताक्षर किए? तो अभी जो हस्ताक्षर हुआ उसको देखिएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2002 में किसे दिया गया? इस एग्जिम नीति उदारवादी व बाजार परक तथा भूमंडलीय व्यापार के लिए अनुकूलन है। गैट के बारे में दोस्तों थोड़ा जाके पढ़ लीजिएगा। GATTA गैट ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका उठाई। गैट के बारे में जाके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला, पिछले 5 वर्षों में भारत ने सॉफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि वार्षिक विकास दर इतना रहा है। तो अभी वर्तमान में जो है उसको देखिए दोस्तों, इसको हटाइए। 2001 में सीधा विदेशी निवेश FDI से संबंधित विदेशी निवेश किसमें अधिक हुआ है दोस्तों? प्रिंट मीडिया, ये सब, तो इसको भी छोड़िए। 51 का BPCL में सरकार का हिस्सा है। अभी जो है दोस्तों कितना है वो देखिए, ऐसा बता दीजिए। अब भारत में फेमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन 2001 में अवैध विदेशी मुद्रा अधिनियम में संशोधन हुआ था दोस्तों? उसको जाके पढ़िए।
वर्ष 2001 से 2002 में भारत द्वारा कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मात्रा उसके कुल आयात की 27% है। आयात निर्यात के बारे में पूछा है दोस्तों कच्चे तेल के। तो अभी आप जो है ये ऐसे क्वेश्चन अब पूछ नहीं रहा है, ये वो ऐसा क्वेश्चन पहले मानता था इसको महत्वपूर्ण, लेकिन अब का कच्चे तेल का आयात निर्यात के बारे में नहीं पूछ रहा है। लक्षित सार्वजनिक, ये दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, 54वां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को प्रति परिवार 50 किलो अनाज मदीद कीमत पर दिया जाता है। ये दोस्तों कब का है क्वेश्चन, 2004 का है दोस्तों। अब 2004 का, अभी दोस्तों आप प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो अन्न दिया जा रहा है, जो भी दोस्तों, जो भी भारत की सरकार जिसका ऐड दे रही है, मतलब जिसको प्रचार हर जगह आपको चिपका हुआ दिखता है, जैसे मोदी जी का ये वो, जो भारत सरकार ऐड दे रही है, मतलब जो है जिसको दिखावा कर रही है कि मैं जनता को ये फ्री दे रहा हूँ, उसको आपको जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उससे प्रश्न जो है बनता है, या सरकार जो है जो बनाने वाले हैं उनसे बोल देती होगी कि भाई थोड़ा बनाओ, हमारा भी प्रचार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो ऐड चल रहा है, जो वर्तमान में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सरकार, उसको आपको पढ़ना चाहिए। और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चला रही है सरकार, उससे प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जानिए 2002-3 में सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रिया सामग्री और सेवाओं की सबसे बड़ी निर्यातक, इसको हटाइए। भारत सरकार ने तेल पूल खानों को, तेल से संबंधित सब पूछ रहा था पहले दोस्तों, अब सब बंद कर दिया है, अब नहीं पूछता है। 2002-3 में पहला अवसर था जबकि भारत का कोई व्यापार घाटा नहीं था। व्यापार घाटा के बारे में दोस्तों जाके अभी पढ़िए, भारत की व्यापार घाटा की स्थिति क्या है, ठीक है। 2003 में पहला अवसर था जब भारत ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर लिए। हम थोड़ा मोड़ा उधार जब किससे ज़्यादा लिए हैं उसको भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। वर्ष 2002-3 में भारत में उत्पादित खनिजों के रुपयों में मान का सही अवरोही क्रम, दोस्तों 2003 में पूछा था ये। सन 2003 के लगभग मध्य में हांगकांग में 5 लाख लोगों द्वारा प्रदर्शन क्यों किया गया, तो हांगकांग दोस्तों अभी चीन ने उसको मिला लिया है अपने में। रेबन मैग्नेसेस पुरस्कार की विजेता शांता सिन्हा जानी जाती हैं, तो अभी इनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। 2004 में पूछा है निम्नलिखित संस्थाओं में से किन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्थान की मान्यता प्रदान की गई है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। लॉन टेनिस की प्रख्यात युगल जोड़ी महेश भूपति, थोड़ा मोड़ा जो खिलाड़ियों का दोस्तों है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा उनका नाम हो, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। खिलाड़ियों से भी कभी कभी प्रश्न आता है। 2003 में भारतीय नौसेना द्वारा अधिग्रहण किया गया INS त्रिशूल निम्नलिखित में से कहाँ निर्मित हुआ था। भारतीय त्रिशूल कहाँ निर्मित हुआ था दोस्तों, त्रिशूल को कहाँ बनाया गया था, INS त्रिशूल 63 का बताइए दोस्तों, 63 का रूस में निर्मित किया गया था दोस्तों। रूस में भारतीय नौसेना द्वारा अधिग्रहण किया गया INS त्रिशूल जो है रूस में निर्मित किया गया, तो इसको थोड़ा याद रखिए। भारत का संचार भी थी, इसको छोड़ दीजिए। व्यक्ति व पद, इसको भी छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से डेक्कन आरडीसी इसको भी छोड़िए। निम्नलिखित कथनों हेमा मालिनी भारतीय फिल्म समिति के अध्यक्ष हैं। दोस्तों थोड़ा अध्यक्ष और अध्यक्ष याद रखिए कीजिए, जैसे फिल्म का सिविल सेवा का अध्यक्ष कौन है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा जो अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसे थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन बना देता है, वैसे बहुत कम चांसेज है, लेकिन फिर भी दोस्तों यूपीएससी के मूड का कोई ठीक नहीं है कब क्या कर दे। तो थोड़ा सा अध्यक्ष और अध्यक्ष जो है, जो जिसका है उसका थोड़ा देख लीजिए। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में सम्मिलित किया गया। दोस्तों जितने भी बैंक से संबंधित घटनाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हूँ, वो सब थोड़ा सा आप जान लीजिए उस बैंक के बारे में, उस घटना के बारे में, ठीक है। अगला दोस्तों 69, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2004 में गठित निवेश आयोग का सदस्य नहीं है। निवेश आयोग का, इसको भी दोस्तों छोड़ दीजिए। हम ये भी दोस्तों स्थान और किसके लिए जाने जाते हैं, स्पाईवे, मेट्रो रेल, परीक्षण, IT, कागज, बायोडीजल, अब छोड़िए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा। 71 नवंबर दिसंबर 2004 में द्वितीय बौद्ध शिखर सम्मेलन बैकाक में आयोजित किया गया। तो दोस्तों बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये थोड़ा सा जो सम्मेलन होता है राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। VRN नटराजन, ये सब लोग हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो इसको भी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से फिक्की का अध्यक्ष कौन है? वही बोले दोस्तों, अध्यक्ष का थोड़ा देख लीजिएगा, अध्यक्ष कौन किसका है। वही अध्यक्ष देखना है दोस्तों जो चर्चा में रहे हों, जो विवाद में रहे हों, ठीक है। ये नहीं कि सबका अध्यक्ष का रट्टा मारना चालू कर दी। जैसे चुनाव आयोग अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जो चर्चा का विषय हो गया। वर्ष 2004 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना रुपया अमेरिकी डॉलर था। थोक मूल्य सूचकांक, ये दोस्तों मुद्रा भंडार के बारे में, थोक मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, थोड़ा इसको देखिए। निम्नलिखित कंपनियों में से किसे एक ने ई चौपाल नामक प्रणाली शुरू की है? तो छोड़िए दोस्तों, ये पुराना हो गया। तिरुपति विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तिरुपति दोस्तों किसके निर्यात, तिरुपति नहीं है, त्रिपुर है दोस्तों। त्रिपुर जो है विश्व में किसके लिए निर्यात है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, त्रिपुर। ये जो है बुने वस्त्र, कैजुअल वस्त्रों तथा स्पोर्ट्स वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तो बुने वस्त्र किसके लिए है? तो बुने वस्त्र के लिए है दोस्तों, त्रिपुर, तमिलनाडु में। 2005 से सवाल है दोस्तों। क्या है? सितंबर 2005 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR हीरक जयंती प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2004 किया गया। अब इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। 78 वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषदों के अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कौन है बताइए? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में इंडियन एयरलाइंस नया नाम, ये दोस्तों छोड़ दीजिए, ये तो हाल ही वाला छोड़ दीजिए। हाल ही में संबद्धता परियोजना के संबंध में, तो हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों की एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये कब पूछा है दोस्तों? 2006 में पूछा है, इसको छोड़ दीजिए। नृत्य में जीवन काल की उपलब्धियों के लिए निम्नलिखित में से किसे नाटक अकादमी रत्न दिया गया है दोस्तों? ये भी 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। जनवरी 2005 में प्रारंभ किया गया इंडोनेस्ट क्या है? तो इसका भी कोई रिलेवेंट नहीं रह गया दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष 2004-05 में वित्तीय वर्ष 2003-04 में होने वाले निर्यात रुपयों पर 10% के भीतर वृद्धि हुई। WTO के अनुसार, WTO दोस्तों भारत के बारे में, IMF भारत के बारे में कुछ आंकड़े जारी करता है, कुछ बोलता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, ठीक। भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यों में से निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है दोस्तों? तो अब इसका रिलेवेंट नहीं है दोस्तों, पहले ये कार्यक्रम चला था तो 2006 में पूछा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2001, देखिए दोस्तों जनगणना से प्रश्न पूछता रहता है, तो जनगणना से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार साफ्टा पर समझौता दिसंबर 2005 में लागू हुआ। साफ्टा समझौता शर्तों के अनुसार भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका को वर्ष 2013 में अपने सीमा शुल्क में साफ्टा दोस्तों, नाफ्टा, ये जो थोड़ा सा संगठन है दोस्तों जो महत्वपूर्ण हो चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता, इसी को बोलते हैं दोस्तों साफ्टा। दक्षिण साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक। मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ। इसकी घोषणा जो 6 जनवरी 2004 को हुई गई थी। अब 12वें सार्क सम्मेलन में की गई थी दोस्तों इसकी घोषणा। तो साफ्टा के बारे में थोड़ा जाके पढ़ लीजिए अभी इसकी क्या स्थिति है। विश्वपति कंपनी और व्यक्ति, कौन कंपनी कौन चलाता है? तो इसका क्या रिलेवेंट रह गया? कुछ नहीं। न्यायिक न्यायाधीश जांच अधिनियम विधेयक 2006 के अंतर्गत, 2006 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगला, राजस्थान के जैसलमेर जिले का आसनगढ़ क्षेत्र 2006 में निम्नलिखित में से किस कारण चर्चा में था? 2006 का तो निम्नलिखित में कौन केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री कौन रहे हैं दोस्तों, इसको बताइए। VP सिंह, आर वेंकटरमन केंद्रीय वित्त मंत्री, VIP चौहान और प्रणब मुखर्जी। बताइए दोस्तों 90 का।
चार लोग रहे हैं दोस्तों, चार लोग रहे हैं, वीपी सिंह, वाई चढ़वाड़, आर के विकेटवार, पवन मुखर्जी। ऐसा क्वेश्चन अब आता नहीं है दोस्तों, लेकिन यूपीएससी के मूड का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों इतना रटने की, थोड़ा मोड़ा तो हम लोग इसे जानते हैं। वर्ष 2006 में निम्नलिखित में से हिमालय दर्रों में कौन एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? छोड़िए दोस्तों 2006 का, तो वर्ष 2006 में रॉकेट कार्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में जितनी परिवर्तन हुई है प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक में, उनको आप बढ़िया से जानिए दोस्तों। साइंस टेक से आसान है दोस्तों, वर्तमान की घटनाओं से ही साइंस टेक से प्रश्न पूछा जाता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि वर्तमान की जब घटनाओं से ही साइंस टेक के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब आपको जो है साइंस टेक की घटनाओं को जो है वर्तमान की तैयार कर लेना चाहिए, उससे प्रश्न बन जाएगा। 92 का 2006 में भारत के रॉकेट कार्य क्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था सफलता परीक्षण, संयुक्त राज्य। छोड़िए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन से किरण देसाई मैन बुकर पुरस्कार। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने पुरस्कार है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पुरस्कार, अगर भारत के व्यक्ति को मिलता है तो वो चर्चा का विषय हो जाता है दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सुकून, ये दोस्तों जानिए, ये आ सकता है। ऑपरेशन सुकून दोस्तों किस लिए चलाया गया था? 2006 में दोस्तों भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को युद्धग्रस्त लेबनान से निकालने के लिए चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था दोस्तों? ये ऐसा पूछता रहता है, तो इसका हो जाएगा मध्य पूर्व में लड़ाई के दौरान लेबनान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून दोस्तों। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, वो सब जानते रहिए थोड़ा। निम्नलिखित संस्थाओं में से किस इसको CSIR का ग्रामीण विकास, छोड़ दीजिए। चीन का दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के पर्यवेक्षण का दर्जा है, भारत का संघाई सहयोग संगठन। हाँ, संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लीजिए दोस्तों थोड़ा सा। अगला आ जाइए दोस्तों, 97 दिया दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख उपकरण मैक 21 निम्नलिखित में से किस एक से सीधा संबंधित हो दोस्तों? MAC मैक 21 दोस्तों, मैक 21 MCA दोस्तों, MCA 21 भारत सरकार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स इसको बोलते हैं। कोई एक गवर्नेंस पहल है जो भारत की कॉर्पोरेट संस्थाओं पे सेवा नागरिकों को MCA मतलब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की आसान और सुरक्षित पहुंच उपलब्ध कराता है दोस्तों। तो ई प्रशासन से संबंधित है, ये भी पूछेगा नहीं दोस्तों, ऐसे हम बता दिए। व्यक्ति और कैसे जाने जाते हैं, तो ये भी छोड़िए। बेसल सेकेंड निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? 99वां क्वेश्चन दोस्तों, बेसल जो है सेकेंड किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, बेसल सेकेंड किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित है। इसे बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा मार्च 2007 तक चलाया जाना था दोस्तों। ये जो है बैंक की जो पूंजी है, कितनी पूंजी है पर्याप्त रूप में, उसको मापने के लिए लाया गया था दोस्तों बेसल सेकेंड, और ये 2007 तक चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो जानते रहिए दोस्तों बेसल सेकेंड। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह भी कभी कभी पूछ देता है, रिपीटेशन हो सकता है दोस्तों। ये दोस्तों तारापोर समिति 1997 में डिप्टी गवर्नर SS तारापोर की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किया गया था। यह पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तना से संबंधित है, संपरिवर्तनीयता से संबंधित है। अगला दोस्तों 101, अगर 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचना जारी की, इसको छोड़िए। 101, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक को पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? अगर किसी को शामिल किया जाता है दोस्तों यूनेस्को द्वारा, तो उसको थोड़ा सा वर्तमान में जाके याद कर लीजिएगा। उस समय दोस्तों क्या था? महाभारत था उस समय। नहीं महाभारत नहीं, ऋग्वेद था दोस्तों, ऋग्वेद था उस समय। ठीक, तो ये यूनेस्को जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और व्यक्ति और किससे संबंधित है ये छोड़ दीजिए। 104, निम्नलिखित में से किस एक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पी मोइली की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीरप्पी मोइली का जो दोस्तों ये प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। वीरप्पा मोइली को दोस्तों थोड़ा जान लीजिए, ये किससे संबंधित है?
प्रशासनिक सुधार से संबंधित हैं। अगला दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से एक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? किसको सम्मिलित किया गया है दोस्तों विश्व विरासत सूची में 105 का? कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे को दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात है? 107 महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जो है किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए 107 का। ये फिर भी पूछ सकता है दोस्तों कभी भविष्य में भी। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक उत्सव है दोस्तों। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म का क्या है? उत्सव है। ठीक, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमेतेश्वर बाहुबली को 18 मीटर की ऊंची मूर्ति स्थापित है। यह अभिषेक जल, इक्षुरस, दूध, चावल का आटा, लाल चंदन, हल्दी, अष्टगंध, चंदन, चूरा, 4 कलश, केसर, विष्टि, आरती, सुगंधित कलश, महाशांति धारा एवं महाअर्घ के साथ भगवान नेमिनाथ की समर्पित किया जाता है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? महामस्तकाभिषेक बाहुबली से, गोमेतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है उससे संबंधित है दोस्तों। ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। महामस्तक तो जैन धर्म से गोमेतेश्वर बाहुबली से संबंधित है। ये ऑप्शन, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? इसको भी छोड़िए। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? 111 का। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? 110 का बताइए। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। अब दोस्तों इसको मिला उजला के कुछ दूसरा बना गया। उससे प्रधानमंत्री होते थे दोस्तों, प्रधानमंत्री। इसमें निम्नलिखित में बलियार विद्युत परियोजना, बगलियार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्राचलन के अंतर्गत हुआ है। दूसरा, यह परियोजना संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक के सहयोग से पूरा किया। दोस्तों अब ये नहीं पूछेगा। हाल ही में चंद्रमा संगठक अन्वेषी, यह भी छोड़ दीजिए दोस्तों। वीके कृष्ण मेनन फाउंडेशन, यह भी छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों, अन्ना हजारे दीपक खावेन कौन किससे जुड़ा हुआ है? यह भी छोड़िए। पंजाब का राज्यपाल, एक मिनट दोस्तों, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्वों के साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। इसको भी छोड़िए दोस्तों। केवल के राज्यपाल अपने दायित्वों के साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। 115 का दोस्तों। चंडीगढ़ दोस्तों भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ प्रशासन संविधान की धारा 239 के तहत नियुक्त किए गए एक प्रशासक के अधीन कार्यरत है। शहर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। केरल तथा लक्षद्वीप के राज्यपाल अलग अलग होते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। क्रिस्टीजा, ओशियाना, सौथिना छोड़ दीजिए। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित करता है दोस्तों? जैव सुरक्षा के लिए है दोस्तों। जैव सुरक्षा के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल है दोस्तों। इस कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। अब इसको जो है नियंत्रित या कार्यान्वित कौन करता है दोस्तों? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करता है दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। बीके चतुर्वेदी कमेटी के संबंध में छोड़ दीजिए दोस्तों। विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह भी छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं स्थापना नीति 2007 के संदर्भ में यह भी छोड़ दीजिए। अगला, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में, हाँ देखिए दोस्तों, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य से भरना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी
कोई भी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक तथा एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना चाहता है। दोस्तों इसको छोड़िएगा मत, ये कभी भी पूछा जा सकता है। पूर्व की ओर देखो, देखिए दोस्तों, पूर्व की ओर देखो नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंध को विस्तार देने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीति है। वस्तुतः यह नीति शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरे नए वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों, शक्ति संतुलन और भारत की नई आर्थिक नीतियों के साथ विदेश नीति की समन्वय की अवधारणा का परिणाम है, जिसके मूल रूपरेखाकार के रूप में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को देखा जाता है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला सही है। भारतीय पूर्व एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब दूसरा दोस्तों, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना शून्य को नहीं भरना चाहता है। दोस्तों शून्य को भरना नहीं चाहता है, ये है कि शीत युद्ध के बाद मतलब ये नेतृत्व करना चाह रहा है लेकिन भरना नहीं चाह रहा है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा, भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। बिल्कुल दोस्तों, तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो डी हो जाए, अब बी हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूलक बायो एस्फाल्ट पर मूल, तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। दोस्तों आशा का कार्य दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। आशा जो है अभी चर्चा में थी, आंदोलन भी कर रही थी। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, पहला। दूसरा, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना। तीसरा, पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना देना। चौथा, बच्चे का प्रसव कराना। आशा क्या क्या करती है दोस्तों? आशा गांव में जानते हो कि नहीं आशा होती है? देखिए दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल और बच्चे पैदा होने से पहले देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना सही है। गर्भावस्था, दूसरा गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचनों के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना, यह भी सही है। तीसरा, पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना देना, यह भी सही है। चौथा गलत है दोस्तों, बच्चे का प्रसव कराना इनका काम नहीं है। वहाँ जो वो होती है ना, वो करती हैं हॉस्पिटल में, ये नहीं करती हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निवेदनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? पहला ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग एवं तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास के लिए सुविधा प्रदान करके। तीसरा, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्वयं सहायता समूहों के निर्माण तथा सशक्तिकरण व स्वरोजगार के कौशल का विकास करना है दोस्तों। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग तथा कृषि पहला गलत हो गया दोस्तों। विनिर्माण आयोग की स्थापना नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, बड़ी संख्या में विनिर्माण नहीं करता है, उद्योगों की स्थापना नहीं करता है, पहला गलत। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल दोस्तों। तीसरा, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर, ये गलत है दोस्तों, यह भी नहीं करता है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है दोस्तों, यह भी सही है, इसको भी जानते रहिए दोस्तों। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना तथा प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो ये पहला ऑप्शन सही है, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध करना, गर्भावस्था द्वारा प्रसूति में हुई वेतन की हानि की आपूर्ति करना। तो वेतन की आपूर्ति, हानि की आपूर्ति नहीं करेगा दोस्तों, बाकी सब कर देगा। अगला दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? दोस्तों 2015 का क्वेश्चन है, 2014 में दिया गया था दोस्तों, 2014 में दिया गया था, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों।
तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषा को 2008 में, उड़िया भाषा को फरवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा का दर्जा बिल्कुल कंप्लीट रखिए दोस्तों, कब किसको दिया गया और कितनी शास्त्रीय भाषा है दोस्तों, इससे प्रश्न हमेशा बनता ही रह रहा है। ठीक है, तो इसको हल्का में मत लीजिएगा दोस्तों शास्त्रीय भाषा को। तो देख लीजिए एक बार बता दें, तमिल भाषा को दोस्तों 2004 में दर्जा दिया गया, तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ तथा मलयालम तीनों को, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 2008 में, उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का। तो क्या हो जाएगा, उड़िया, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। वह 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण, ये छोड़ दीजिए दोस्तों, किसको मिले, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलता है दोस्तों, उसको थोड़ा ज्ञान रखें। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया, यह भी छोड़िए। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावना का पता लगाया। ये दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा, कृत्रिम बंदरगाह जो बनाया जा रहा है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने गुजरात के सहयोग से राजस्थान में अरब सागर के पानी को लेकर जालोर में एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह को विकसित करने के तरीके का प्रयोग पता लगाया। यदि योजना विकसित होती है तो राजस्थान जल परिवहन के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा और भूमि से घिरे राज्य होने के छाप से मुक्त हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान जालोर में कृत्रिम अंतर्देशीय परिवहन बंदरगाह विकसित करना चाहता है। यह कच्छ की खाड़ी के रास्ते, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में, एक नहर के विकास से अरब सागर से जुड़ा रहेगा। थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों इसमें। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, दोस्तों ये प्रश्न आया था 2016 में, ये किस पर बना है दोस्तों, एस रामानुजन पर बना है, गणितज्ञ थे दोस्तों एस रामानुजन। व्यक्ति जो अनंत को जानता है, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन देव पटेल द्वारा विनीति की जीवनी और ब्रिटिश गणित GH हार्डी के साथ उनके सहयोग पर फिल्म है। रामानुजन एक स्वयं से सीखे हुए गणितज्ञ थे। उनकी जन्म और मृत्यु मद्रास खंड में हुई थी दोस्तों। अगला देखते हैं, नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। दूसरा, नेशनल कैरियर सर्विस का देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। कौन सा सही है, देखिए दोस्तों, यह पोर्टल श्रम मंत्रालय द्वारा डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत नहीं है दोस्तों, तो पहला हमने गलत। नेशनल कैरियर सर्विस दोस्तों श्रम मंत्रालय के अंतर्गत है, जो डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए उनको प्लेसमेंट कराता है। दूसरे कथन में उम्मीदवार और विशेषज्ञ शब्द अशिक्षित पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अधिकांश ने, देखिए दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। नेशनल कैरियर को देश की अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया है, नहीं दोस्तों, अशिक्षित के लिए ही नहीं है, और भी है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क दोस्तों, इसको भी जानिए। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाणन पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे तभी। दूसरा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। बताइए दोस्तों 132 का। देखिए, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा फ्रेमवर्क ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तर के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तरों का सीखने के परिणामों के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे सीखने वाले के पास औपचारिक, गैर औपचारिक या अनौपचारिक सीख के माध्यम से ही क्यों न हो। तो इसमें सब आ जाएगा दोस्तों, औपचारिक, गैर औपचारिक। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकारी, बिना सरकारी सब आ जाएगा दोस्तों। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर यह एकीकृत शिक्षा और दक्षता आधारित कौशल ढांचा है, जो कई क्षेत्रों में जैसे व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा में प्रदान करता है दोस्तों। ये कई शिक्षा, तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों,
राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। पहला इसलिए गलत है दोस्तों कि केवल औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, जबकि दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा भी इसमें आएगा, तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व अधिगमन की मान्यता स्कीम रिकॉग्नाइज ऑफ पायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हम बता देते हैं। पूर्व अधिगमन की मान्यता स्कीम का उद्देश्य अर्जित कौशल का प्रमाणन प्रदान करना है कि आपके पास कौशल है दोस्तों। अर्जित कौशल का क्या करना है? प्रमाणन जो है, तो पहला ए दिया है क्या, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक